हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द स्मार्ट क्लासेस बाय कुमार रोशन। आज आपके लिए बिल्कुल एक और नया कंसेप्ट लेके आए हैं और टॉपिक भी चेंज, यानी कि जो चैप्टर जो आपका सब्जेक्ट है उसको भी चेंज करके लाए हैं। यानी मैथ पढ़ते पढ़ते हम कुछ सोच रहे हैं कुछ एसएसटी के भी जो चैप्टर्स हैं उनको आप तक पहुंचाया जाए। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्था हो रही है पर चैप्टर, यानी कि कहने का मतलब है जितने भी चैप्टर्स हैं आपके एसएसटी में क्लास 9 10 के सारे चैप्टर्स आपको एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैंने कुछ वीडियो एसएसटी के भी दिए हुए हैं, लेकिन आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का। ये भी बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, यानी बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है हमारे सब्जेक्ट का, जो हम पढ़ना ज्यादा नहीं पसंद करते हैं। यानी कहने का मतलब हमारे अगल बगल में जो चीजें होती, यानी हम जो क्रियाएं करते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता कि किस तरह से हम कौन सी क्रियाएं करते हैं और हमारी क्रियाएं हमारे देश को किस हद तक लाभ पहुंचाती है। कौन सा हम काम करें, कैसा हम काम करें जो हमारे देश को लाभ होगा, और क्या हम करें या क्या ना करें जिससे हमारे देश को क्षति पहुंचेगी। यानी एक देश को विकास करने के लिए हमारी जो क्रियाएं होती है, यानी मानव की जो क्रियाएं होती हैं वो किस हद तक देश को विकास की राह पर ले जाती है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता होता। यानी हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि हमारी क्रियाओं पर ही, यानी हमारे मेहनत पर ही हमारे देश का विकास टिका होता है, क्योंकि हमें अर्थशास्त्र का नॉलेज नहीं होता है। तो मैं आज जो है क्लास 10 के लिए अर्थशास्त्र का जो एक बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक चैप्टर्स है, जिसे जो पहला चैप्टर है जिसमें आप प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। यानी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। और जो भी बच्चे का क्लास 9 में हो या जो भी बच्चे जो इकोनॉमिक्स रख रखे हैं वो ध्यान से देखें वीडियो को, क्योंकि आज जो मैं वीडियो में जो भी चीज बताने वाला हूं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो केवल क्लास 9 और 10 का मैं टॉपिक नहीं लेता, जब मैं पढ़ाता हूं तो उसको इतना एलोबरेट कर देता हूं ताकि अगल बगल की सारी चीजें आपको इसके माध्यम से मैं समझा दूं। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं अपने इकोनॉमिक्स के टॉपिक की ओर और जानते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड, अब समझते हैं हम अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, बड़े सिंपल शब्द में। क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो मैं आपको उतनी ही बातें नहीं बताऊंगा जितनी बातें आपके बुक में लिखी गई है। मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको जाननी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो कुछ पढ़ने का अंदाज भी नया होना चाहिए। तो चलिए कुछ बातों को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अर्थशास्त्र बेसिकली है क्या। तो मैंने यहां लिख दिया है कि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है। यानी इसके अर्थ को समझने के लिए अगर डायरेक्ट मैं आपको परिभाषा लिखा दूं तो इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप रटोगे। इससे समझने के लिए पहले हमें समझना होगा मनुष्य की आवश्यकताएं, यानी हम मानव, हम जो मानव हैं उनकी आवश्यकताएं क्या क्या होती है, क्या क्या जरूरत होती है इस जीवन में आपको। तो मैंने आवश्यकताओं को 3 भाग में बांट दिया है। पहला, भोजन की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन आदि। यानी ऐसी कई आवश्यकताएं होती है इंसान को जीवन में जो इंसान प्राप्त करना चाहता है। दूसरा, मुद्रा, सबसे इंपॉर्टेंट, रुपये की आवश्यकता होती है। और तीसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, सामाजिक प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है 3 तरह की आवश्यकताएं इंसान की मूलभूत होती है। हमारी आवश्यकताएं क्या होती हैं? तो हमारी आवश्यकताओं को हम पूरा करने के लिए हम कुछ काम करते हैं, कुछ क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ क्रियाएं करते हैं। अब अच्छा बताओ, आपको अपनी आवश्यकता पूरी करनी है तो कुछ ना कुछ तो काम करना होगा। उस काम से या तो आपको पैसे मिलेंगे या फिर जिस चीज की आपको आवश्यकता है वो चीज आपको मिल जाएगी, लेकिन क्रियाएं तो करनी होगी, कोई ना कोई काम तो करना होगा। तो सिंपल सी बात है, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो तमाम आर्थिक क्रियाएं करता है। अब ये आर्थिक क्रिया क्या होती है मैं बता देता हूं क्या होती है आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का मतलब वह क्रिया होती है, आर्थिक क्रिया का मतलब वह क्रिया होती है कि मानव के द्वारा जो क्रिया की जाती है उस क्रिया करने के बाद मानव को उसके बदले कुछ प्राप्त हो, या तो रुपया प्राप्त हो या तो कुछ उसके बदले कुछ भी प्राप्त हो। ऐसा नहीं कि आपने कोई काम कर दिया और आपको उसके बदले कुछ ना प्राप्त हुआ तो वो आर्थिक क्रिया नहीं कहलाएगी। अच्छा बताओ, कोई आप काम कर रहे हो उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो क्या उससे आपकी आवश्यकता पूर्ति हो सकती है कभी जीवन में? नहीं। आपको अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आप काम करोगे और उस काम के बदले आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तभी तो आपकी आवश्यकता पूर्ति होगी। चाहे रुपए मिल जाए या कोई वस्तु मिल जाए, आवश्यकता तो पूर्ति होगी। तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कि वैसी क्रियाएं, यानी मानव जो भी क्रिया करता है उसके बदले मानव को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसे हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। अगर लिख रहे हैं तो आप लिख लें। तो आर्थिक क्रिया समझ में आ गई। तो अब चलते हैं पहले अर्थव्यवस्था का अर्थ जानने के लिए। यानी मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो तमाम आर्थिक क्रियाएं करता है, आर्थिक क्रियाएं करता है, वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। सिंपल सी बात है।
अब मानव हम जो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं, आर्थिक क्रिया मतलब वैसी क्रिया जिससे हमको धन की प्राप्ति हो, सारी की सारी क्रियाएं अर्थव्यवस्था के अंदर आती है, उसे अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। सिंपल सी बात है। तो हमारे समाज में हमारी आवश्यकताएं बहुत हैं, चाहे भोजन हो, वस्त्र हो, मकान हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, मनोरंजन हो, जो भी आवश्यकता होती है। और उसके बाद पैसा कमाना भी हमारी आवश्यकता होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी होती है। अगर ये दो आपने कमा लिया, इसको आपने पूरा कर लिया, तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बन जाती है। तो सामाजिक प्रतिष्ठा बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको आर्थिक क्रिया करना जरूरी है। सामाजिक प्रतिष्ठा कभी कभी बिना आर्थिक क्रिया करने से भी बन जाती है। तो इसको आप अलग रखें, इसको जानने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। जो बेसिक जानने की जरूरत है वो है भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा, मनोरंजन आदि एवं मुद्रा, क्योंकि इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आप ज्यादा बढ़ते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा तो समाज में अपने आप इंसान की बन जाती है। अगर आपका कर्म अच्छा हो, आपके गुण अच्छे हो, आपके व्यवहार अच्छे हो, तो सामाजिक प्रतिष्ठा तो अपने आप बन जाएगी। हम अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी क्रियाएं करते हैं वो सारी की सारी अर्थव्यवस्था कहलाती है, जो भी आर्थिक क्रिया करते हैं। मैं आर्थिक क्रिया एक और एग्जाम्पल समझा देता हूं कि मैं अगर टीचर हूं, मान लीजिए, तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाता हूं, तो ऑफलाइन में जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूं तो उससे बदले में फीस लेता हूं। तो फीस लेने के बाद जो फीस लेता हूं, तो यानी ये जो मेरी क्रिया हुई आर्थिक क्रिया हुई, क्योंकि मैंने जो काम किया उसके बदले मैंने बच्चों से पैसे लिए, तो मैं जो काम कर रहा हूं वो आर्थिक क्रिया हुई। लेकिन अगर मेरे परिवार का कोई सदस्य आ जाए और बच्चों के साथ पढ़े, तो क्या मैं उससे फीस लूंगा? आप बोलोगे नहीं, तो नहीं लूंगा, तो वो क्रिया मेरी आर्थिक क्रिया नहीं होगी। उस क्रिया को मैं आर्थिक क्रिया के अंदर सपोर्ट नहीं करूंगा, यानी आर्थिक क्रिया के अंदर उसको मैं नहीं लाऊंगा। अगर मान लीजिए मेरे पूरे कोचिंग में, मेरे ऑफलाइन कोचिंग में पूरे ऐसे ही बच्चे हो जाए जो मेरे परिवार से हैं, और तो बताओ जितना कोई पढ़ाऊंगा पैसा तो मैं फीस नहीं लूंगा, तो क्या मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाऊंगा? नहीं। तो मानव को अपनी आवश्यकता पूरा करने आर्थिक क्रिया करना बहुत ही जरूरी होता है। आर्थिक क्रिया मतलब जिसके बदले आपको पैसा प्राप्त हो। तो यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना अर्थव्यवस्था, मतलब एक बहुत बड़ा मीनिंग है, लेकिन इसको एक छोटे शब्दों में समझा जा सकता है। तो आप अगर लिख रहे हैं तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को पॉज कर ले और लिख ले कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। सिंपल मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी तमाम आर्थिक क्रियाएं करता है वो सारी अर्थव्यवस्था के अंदर आती हैं। अब ये सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात अब ये आती है कि आर्थिक क्रिया का रूप क्या है। आपके 10th क्लास में जो होता है कि आपने देखा होगा कि आपके चैप्टर में कि अर्थव्यवस्था को, यानी ये जो अर्थव्यवस्था है इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इन बातों को, यानी ये सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों को समझ में आता है प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। इससे पहले, इन तीनों को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। कहानी के माध्यम, अगर कहानी आपको समझ में आ गई तो पूरी बात है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया सब आपको समझ में आ जाएगी। यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र जो भी है आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। बस आप इस कहानी को ध्यान से समझें। मैं 3 दोस्तों की कहानी लेने वाला हूं आपके सामने, और इस कहानी के बाद आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट ही पता लग जाए कि प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तो चलते हैं अपने 3 दोस्त की कहानी की ओर, और 3 दोस्तों की कहानी को हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते अपने कहानी की ओर, 3 दोस्त की कहानी की ओर। मेरा ड्राइंग कुछ ऐसा ही है, तो मेरे 3 दोस्तों का फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है। कहानी भी फोकस कीजिएगा कि कहानी क्या है। ये कहानी खुद की मेरी बनाई हुई है, ताकि बच्चों को आसानी से बात समझ में आ जाए कि ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को समझने से पहले आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है, द्वितीय क्रिया क्या होती है, तृतीय क्रिया क्या होती है। यानी मानव जो क्रियाएं करता है उसमें प्राथमिक क्रिया कौन सी क्रिया होती है, द्वितीय क्रिया कौन सी क्रिया होती है, तृतीय क्रिया कौन सी क्रिया होती है। मानव क्रिया मतलब समझ गए ना, यानी मानव जो भी क्रियाएं करता है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, यानी जो भी क्रिया करता है अब आवश्यकता को पूरा करने के लिए, दुनिया में हर इंसान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करता है, यहां वहां भटकता है, यहां ढूंढता है नौकरी, ये बिजनेस करता है, वो व्यापार करता है, तो कुछ ना कुछ तो काम करता है। घर बैठे किसी की आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, कोई भी अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं करता। तो यानी अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि इंसान अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वो सारी की सारी आर्थिक क्रियाएं वो अर्थव्यवस्था के अंदर आती है, उसे अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो सबसे ज्यादा फोकस पहले हमको मानव क्रिया पे करना होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो ये तीनों क्षेत्रों का मतलब समझने से पहले हमको मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया समझ में आनी होगी। अगर ये तीनों आपने समझ ली तो आपका काम, ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले 3 दोस्त की कहानी हम लेते हैं और आसानी से बात को मैं समझाया खत्म करता हूं। आप भी बोलिए क्या मेथड से पढ़ाए हैं, क्या तरीका से पढ़ाए हैं सर। क्लास 10th वाले बच्चे ध्यान से देखना। चलिए कहानी पे चलते हैं। 3 दोस्तों की कहानी लेता हूं मैं। एक दोस्त का नाम था रामलाल, दूसरे दोस्त का नाम था श्यामलाल और तीसरे दोस्त का नाम था दुखिया।
तीन दोस्त का नाम याद रखिएगा, एग्जाम तक याद रखिएगा, कभी नहीं भूल पाओगे। अब देखिए रामलाल जो था वो किसान का पुत्र था, और जो श्यामलाल था वो एक धनवान व्यक्ति का पुत्र, यानी उसके पास संपत्ति ज्यादा थी। और दुखिया जो था, नामी दुखिया, तो उसके पिता के पास बस एक ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर से ही उसका परिवार चलता था। लेकिन ये तीनों आपस में दोस्त थे, ये तीनों जहां मन जहां जाया करते, अपने मन से घुमा करते थे। जब ये धीरे धीरे बड़े हुए, इनको लगा कि मेरे पिता तो काम कर ही रहे हैं, तो अब मुझे करने क्या जरूरत है, यानी बड़े होते गए, इनको कुछ भी काम नहीं मिला, यानी कोई भी आर्थिक क्रिया नहीं करते थे ये लोग जिससे उनको पैसा आए। आवश्यकता तो उनकी बहुत ही थी, आवश्यकता तो हर इंसान की होती है, लेकिन ये अपनी आवश्यकताएं अपने पिता के पैसों से पूरा करते थे, अपने पैसे यानी अपना खुद नहीं कमाते थे। आवश्यकता तो पूरी होती थी, लेकिन इसके लिए आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई भी आर्थिक काम यानी कोई भी क्रिया ये लोग नहीं करते थे, इनके पिता करते थे। तो एक दिन जब ये बड़े हुए तो इनके पिताओं ने इनको बुलाया और इनसे कहा कि देखो अब तुम्हारा गुजारा ऐसे नहीं होने वाला, मैं कमा रहा हूं और तुम खा रहे हो, अब अगर तुमको अब इस घर में रहना है तो अपना खुद कमा के लाओ और खुद खाओ, तभी इस घर में जाके तुम्हारा गुजारा होगा, तभी तुम इस घर में रह सकते हो। मेरे कमाए हुए संपत्ति पे अब तुम नहीं रह सकते, तुम मेरे कमाए हुए जो भी अर्जित किया हुआ जो भी सामान है उसके सहारे तुम नहीं रह सकते। ये तीनों के पिताओं ने एक दिन इनसे कह दिया। अब ये तीनों शाम में घूमने निकले और तीनों ने आपस में बात किया, तेरे पिता ने भी ये बात कर दी। तो तीनों ने कहा कि यार मेरे पिता ने भी ये बात की, यानी वही बात रामलाल ने भी कही, वही बात श्यामलाल ने कही और वही बात दुखिया ने भी कही। हाय, हर पिता कहेगा ना, अगर बेटा जवान हो गया और पिता के पुत्र पैसों पे खा रहा हो तो फिर हर बाप कहेगा ना भाई तू कमा ले जाके, क्योंकि पिता हमेशा आपके भले के लिए कहता है, इस पे उसका कोई स्वार्थ नहीं छुपा है। अगर आज आप कमाना नहीं सीखोगे तो आगे जाके कैसे आगे बढ़ोगे। अब ये तीनों बड़े टेंशन में कि इतना दिन तो हमने कुछ किया ही नहीं, तो अब कैसे क्या करेंगे बताओ। तो ये तीनों सामने एक प्लान करते हैं। प्लान क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि चलो हम तीनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ पैसा भी होने लगे, कुछ पैसा भी आने लगे। अब ये तीनों क्या करते हैं, ध्यान देना। अब ये तीनों क्या करते हैं, रामलाल क्या कहता है कि मैं तो किसान का पुत्र हूं, मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे पास तो खेत है। तो उसने कहा ठीक है, किसान का पुत्र है तो भाई इस पास तो खेत होंगे, तो चलिए इसने कहा कि चले मेरे पास खेत है। इन लोगों ने एक प्लान किया, तैयार किया। दो क्या, इससे पूछा रामलाल से, रामलाल तू क्या दे सकता है। बोला कि मेरे पिता के पास खेत है, मैं केवल खेत दे सकता हूं। अच्छा, श्यामलाल से पूछा कि बता तू क्या दे सकता है पैसा कमाने के लिए, क्या लगा सकता है तू, हम लोग अगर पैसा कमाना सोचे तो बोला यार मैं तो धनवान व्यक्ति का पुत्र हूं, मैं धन लगा सकता हूं, रुपये लगा सकता हूं, रुपये अगर जरूरत हो तो मैं लगा सकूं, मेरे पिता के पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, जमीन तो है नहीं। इससे पूछा दुखिया से, तो बोला यार मेरे पास तो कुछ नहीं है और सब पिता का कमाया हुआ है, ना जमीन है ना धन है। पिताजी एक ट्रैक्टर है उनके पास, वो ट्रैक्टर चलाते हैं, हो सकता है कभी जरूरत पड़ जाए तो मैं तुमको ट्रैक्टर लाके दे सकता हूं। तो उन्होंने सोचा, तीनों ने सोचा बस हो गया काम, आर्थिक क्रिया करना आज शुरू करते हैं। तो उन लोगों ने कहा भाई कौन सा काम बता, तो बता, तीनों में डिस्कस कर कि कौन सा काम। तब किसी एक दोस्त ने कहा कि देख तेरे पास खेत है, रामलाल तेरे पास खेत है। उसने कहा कि हाँ मेरे पास खेत है। तो उसने कहा कि चल तू खेत दे दे। बोला चल मैंने खेत दे दिया। इसने कहा धनवान व्यक्ति श्यामलाल ने कहा कि श्यामलाल ने पूछा कि मेरे पास तो धन है। उन्होंने कहा हाँ, तो मैं अपने पिता से कुछ धन लेके आता हूं और धन का इस्तेमाल कर देता हूं। उसने कहा कि इस दुखिया ने कहा तेरे पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर का तो इस्तेमाल करना, हम लोग जो पैसे कमाने जाएंगे। अब इसने क्या किया, ध्यान से देखिएगा क्या सोचा इसने। इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम चीनी की फैक्ट्री लगाएं। अब इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि हम चीनी की फैक्ट्री लगाएं, चीनी का उत्पादन करें। ध्यान दीजिएगा इनकी कहानी क्या। तो चीनी के लिए पहले क्या चाहिए आपको, गन्ना। क्या चाहिए, गन्ना। गन्ना चाहिए ना, गन्ना। तो गन्ना कहां उगता है, किसान के खेतों में। तो रामलाल को कहा कि तू खेत दे, हम उसमें गन्ना उगाएंगे। उसने कहा ठीक है मैं खेत देता हूं, मैं गन्ना उगाता हूं, मेरे पास खेत है। तो इसने काम किया गन्ना उगाने का। क्या काम किया, गन्ना उगाने का, क्योंकि इसके पास खेत है बस यही कर सकता था। इसके पास रुपए थे, इसने क्या लगा ली, फैक्ट्री लगा ली। यानी 2-4 बड़े बड़े मशीन लाया खरीद के जो गन्ना का रस निकाल के चीनी बनाए। इसके पास पैसे थे, इसने पैसे का इस्तेमाल किया। उसने कहा गांव से तो बाहर नहीं जाएंगे, करेंगे तो कुछ गांव में ही, क्योंकि इतना दिन गांव में रहे, करें कुछ गांव में ही, और पिताजी को करके दिखाएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि तेरे पिता के पास खेत है, तू खेत दे, उसमें गन्ना होगा। और इसने कहा कि मैं वो गन्ना तेरे से खरीद लूंगा और मैं कुछ मशीन ला रहा हूं, कुछ फैक्ट्रीज लगा रहा हूं, उसमें उस गन्ने से मैं चीनी निकालूंगा। उसने बोला, दुखिया ने बोला मेरा क्या काम। तो बोला तेरा कुछ काम नहीं है, तू अपने ट्रैक्टर को ला और इसके खेत से गन्ना उठा और मेरे फैक्ट्री तक पहुंचा। उसने कहा ठीक है। और बोला जब मैं चीनी बना लूंगा तो इस चीनी को तू बाजार तक पहुंचा, इसमें तेरी भी कमाई हो जाएगी। देखिए अब
तो उसने कहा चले भाई ठीक है मैं ट्रैक्टर दे दूंगा। अब देखिए तीनों ने अपने अपने साधन का प्रयोग किया और पैसा कमाना शुरू कर दिया, यानी क्रिया करना शुरू कर दिया। अब देखो ये गन्ना, इसके पास खेत है, ये गन्ना उगाएगा, गन्ना उगाने के बाद ये कहां भेजेगा? फैक्ट्री में। इसके दोस्त के पास पैसा है, ये फैक्ट्री लगाएगा, मशीन लगाएगा, इस गन्ने से क्या करेगा? ये चीनी तैयार करेगा और इस चीनी को बाजार तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? दुखिया, क्योंकि इसके पास ट्रैक्टर है। तो यानी कि इसके और इसके बीच और इसके और इसके बीच, ये बीच में कौन काम करेगा? दुखिया काम करेगा, यानी ये सेवा देने का काम करेगा। एक समझो, अगर हम बात करें ये सेवा देने का काम करेगा, यानी सर्विस देने का काम करेगा। अब देखें आप तीनों की कहानी में देखें, क्या तीनों ने कमाना शुरू कर दिया? इसने गन्ना उपजाया, गन्ना इसने पैसे में इसको दिए होंगे दोस्त को, इसने कहा ठीक है। इस दोस्त ने क्या होगा? चीनी बनाई होगी और चीनी को बाजार में बेचा होगा, उससे इसको पैसे आएंगे। और ये जो दोस्त है दुखिया, जिसके पास एक ट्रैक्टर था, वो इसके गन्ना को यहां तक उठा के ले गया, तो इससे पैसा लिया होगा या इससे पैसा लिया होगा, और इसके चीनी को बाजार तक पहुंचाया, तब भी तो इसने पैसे कमाए होंगे। अब देखिए तीनों ने अपने अपने साधन को लगा के पैसा कमाना शुरू कर दिया, यानी काम करना शुरू कर दिया। अब ये काम इनका आर्थिक क्रिया हो गया, क्योंकि इन कामों के मदद से इनको अब पैसे आने लगे। इससे पहले ये पबजी खेलते थे, इससे पहले ये भर दिन क्रिकेट खेलते, कोई कुछ नहीं मिलता था इन्हें। क्रिया तो करते थे लेकिन पैसा नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता था। तो अब लेकिन देखिए, अब ये लोग जो क्रिया करने लगे हैं, ये जो क्रिया कर, अब ये आर्थिक क्रिया के अंदर आएगा, क्योंकि इनसे इनको पैसे मिलने वाले हैं, आमदनी होने वाली है। अब इन पैसों से ये अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे, यानी ये जो क्रिया करेंगे उनसे इनको पैसा मिलेगा और पैसे से अपनी आवश्यकता को पूरा करेंगे। यही तो अर्थशास्त्र है, यही अर्थव्यवस्था है। तीनों ने अपना काम शुरू किया। देखिए इसने अपना गन्ना उगाया, इसने गन्ना को अपने दोस्त के पास भेजा फैक्ट्री में, फैक्ट्री से इसने कहां भेजा? बाजार में। और तीनों मिलकर क्रिया करने लगे, तीनों मिलकर पैसा कमाने लगे। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो कर रहा है ना, ये जो काम कर रहा है रामलाल, ये जो क्रिया कर रहा है रामलाल भी, ये काम कर रहा है, खेतों में काम कर रहा है, तो ये हो जाएगी प्राथमिक क्रिया। ध्यान दीजिएगा, ये प्राथमिक क्रिया। देखिए तीनों काम कर रहे हैं, तीनों काम कर रहे हैं, ध्यान देना, तीनों काम, एक ये भी क्रिया कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो रामलाल जो क्रिया कर रहा है वो कहलाएगी प्राथमिक क्रिया, क्योंकि शुरू कहां से हुआ है? अगर मान लीजिए सारे के सारे नाम ये प्राथमिक, यानी सारे के, अगर जब तक ये गन्ना ना बनाता तो इन्हें ना ये फैक्ट्री में इसका गन्ना पहुंचता, ना ये चीनी बनाता और ना ये गन्ना उगाता, तो क्या दुखिया का ट्रैक्टर क्या गन्ना को फैक्ट्री तक पहुंचाता, और या फैक्ट्री का चीनी क्या बाजार तक जाता? तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ी? गन्ने की जरूरत पड़ी। इसलिए ये जो काम कर रहा है, पहला काम किसने शुरू किया? रामलाल ने। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया। रामलाल ने जो क्रिया की वो प्राथमिक क्रिया की। उसके बाद किसने क्रिया की? उसके बाद की इसने, श्याम ने। इसको कहेंगे हम द्वितीय क्रिया। मानव की ये कौन सी क्रिया हो गई? द्वितीय क्रिया। अच्छा, और उसके अंत में, यानी कि अंत वाला काम जो इसका बचा था, तो ये कहलाएगी आपकी तृतीय क्रिया। कौन सी क्रिया? तृतीय क्रिया। इस द्वितीय क्रिया को विनिर्माण की क्रिया भी कहते हैं। अब ये विनिर्माण क्या होता है आइए बताता हूं। विनिर्माण क्रिया भी इसको कहा जाता है। अब ये विनिर्माण क्या होता है ध्यान समझना। अब आपको बात समझ में आ रही है, कभी भूल नहीं पाओगे जीवन में जो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। तो रामलाल ने कौन सी क्रिया की? प्राथमिक क्रिया। उसके बाद क्रिया किसके साथ? पहले तो रामलाल ने काम करना शुरू किया ना, उसके बाद क्रिया किसके साथ चालू? उसके बाद काम किसका चालू हुआ? उसके बाद काम चालू हुआ श्यामलाल को। श्यामलाल ने जो क्रिया की द्वितीय क्रिया की। उसके बाद दुखिया काम चालू हुआ, यानी इन दोनों क्रियाओं के बाद दुखिया के काम चालू हुआ, इसलिए से कहा गया तृतीय क्रिया। तृतीय क्रिया को हम सेवा क्रिया भी कहते हैं, यानी इससे सेवा मिलती है, इसीलिए सेवक क्रिया भी कहते हैं, सेवा की क्रिया भी कहते हैं। आप बोलोगे सर हमारी किताब में तो प्राथमिक छेद, द्वितीय छेद, तृतीय छेद, क्रिया क्यों ला रहे हैं? अरे बहुत बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई तो प्राथमिक छेद, द्वितीय छेद, तृतीय आप आसानी से समझ गए। समझो पहले इस पे तो डिस्कस कर ले। आइए अब देखिए यहां पे द्वितीय क्रिया को विनिर्माण क्रिया क्यों कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अगर क्रिया आपको समझ में आ गई तो मैं क्रिया की जगह क्षेत्र 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 लगा दूंगा, आपका काम कंप्लीट हो गया। क्रिया के काट को हटा के मैं वहां क्षेत्र लगा दूंगा और आपका काम, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। तो पहले इस बात को समझ ले, क्योंकि मेरे समझाने का तरीका निराला है थोड़ा। तो प्राथमिक क्रिया आप जान गए कि प्राथमिक क्रिया क्या होती है, द्वितीय क्रिया क्या होती है, तृतीय। अब इसे विनिर्माण की क्रिया, द्वितीय क्रिया को विनिर्माण क्रिया हम क्यों कहते हैं, तो ध्यान से देखना। विनिर्माण, निर्माण का मतलब होता है बनाना और विनिर्माण का मतलब होता है एक ही चीज को दोबारा बनाना। देखिए यहाँ पे इस क्षेत्र में, इस फैक्ट्री में, ये फैक्ट्री कुछ नया नहीं बनाता है,
ये बनाए हुई चीज को, यानी जो ये जो द्वितीय क्रिया जो भी आदमी करता है वो कुछ नया नहीं बनाता, वो बनाए हुई चीज को फिर दोबारा उसका रूप बदल देता है, यानी मशीन के प्रयोग से या अपनी कलाओं के प्रयोग से उसका रूप बदल देता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां जो चीनी बनी, तो पहले तो गन्ना बना होगा, गन्ने का रूप बदल के चीनी बनी है, यानी गन्ना बना होगा पहले, यानी गन्ना बन के पहले फैक्ट्री में गया होगा, उस गन्ने का केवल रूप बदल दिया, यानी उसको दोबारा निर्माण, गन्ने का दोबारा निर्माण कर दिया, इसीलिए से कहते हैं विनिर्माण। यानी कहने का मतलब बनाई गई वस्तु को दोबारा बना देना, उसका रूप बदल देना कहलाता है विनिर्माण। तो ये विनिर्माण का काम कौन कर रहा है? श्यामलाल। तो इसीलिए इसे विनिर्माण क्रिया भी कहते हैं, यानी कि इसे विनिर्माण का काम भी कहते हैं, यानी ये जो काम कर रहा है वो विनिर्माण कर रहा है। निर्माण का काम कौन कर रहा है? ये रामलाल, क्योंकि ये खेतों से उगा रहा है, और जब उगा रहा है तो इसका मतलब ये प्राथमिक क्रिया कर रहा है, निर्माण का काम कर रहा है, और ये द्वितीय क्रिया यानी विनिर्माण का काम कर रहा है। निर्माण करके दिया किसने? इसने, और ये अपनी फैक्ट्री में ले गया, उसको विनिर्माण कर दिया यानी दोबारा बना दिया। और ये तीसरा जो है ये सेवा का क्रिया कर रहा है, सेवा देने का काम कर रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। यहां आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से मेरी बातों को समझना, मैं क्या समझाने वाला हूं। ये जो प्राथमिक क्रिया मानव के द्वारा, ध्यान देना, प्राथमिक क्रिया की परिभाषा मानव के द्वारा जिस क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया की जाती है, जहां मानव प्राथमिक क्रिया करता है, वो जो क्षेत्र होता है ना, वो प्राथमिक क्रिया कहलाता है। सॉरी, मैं ध्यान देखना, मैं क्या, ध्यान समझना कि मैं क्या समझाने वाला हूं। यानी मानव के द्वारा की गई प्राथमिक क्रिया जिस क्षेत्र में होती है, मानी मानव जिस क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया करता है, मानव जिस क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया करता है वो क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो है ये प्राथमिक क्षेत्र है, ये है प्राथमिक क्षेत्र। बोलोगे सर बड़ा सिंपल है। यानी रामलाल ने जो काम किया वो किस क्षेत्र में काम किया? प्राथमिक क्षेत्र। तो रामलाल ने किस क्षेत्र में काम किया? कृषि में काम किया ना, खेतों में काम किया ना, इसलिए खेत प्राथमिक क्षेत्र है। श्यामलाल यानी मानव के द्वारा जहां द्वितीय क्रिया की जाती है, मानव के द्वारा अर्थव्यवस्था के जिस क्षेत्र में मानव द्वितीय क्रिया करता है यानी विनिर्माण का काम करता है, वो क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। ये कौन सा क्षेत्र कहलाएगा? द्वितीय क्षेत्र। देखिए आसान है, बड़ी बात समझनी, बहुत आसान है। और तृतीय क्षेत्र को हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। अगर तृतीय क्रिया मतलब कि तृतीय क्षेत्र कहें इसको आप, या इसको कहें सेवा का क्षेत्र, इसे हम सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं। क्योंकि ये जो देखे ना आप, ये जो दुखिया जो था ना वो केवल सेवा देने का काम कर रहा था। यहाँ पे देखिए ये और ये दोनों आदमी वस्तु को बेच के पैसा कमा रहा था, लेकिन ये सेवा को बेच के पैसा कमा रहा है। तो इंसान दो तरह की क्रियाएं करता है, वस्तुओं का आदान प्रदान करता है या तो सेवाओं का आदान प्रदान करता है। कभी कभी इंसान वस्तुओं को बेच के दूसरों को सेवा देता है, दूसरों को लाभ पहुंचाता है, या कभी कभी इंसान सेवाओं को बेचता है। यहाँ देखिए यहाँ रामलाल और श्यामलाल दोनों वस्तु को बेच रहे थे, लेकिन यहाँ दुखिया वस्तु को अपने ट्रैक्टर को नहीं बेच रहा था, वो ट्रैक्टर से सेवा दे रहा था और सेवा करके पैसा कमा रहा था। तो ये दोनों तो वस्तु बेच रहे थे, लेकिन ये क्या बेच रहा था? सेवा बेच रहा था। इसीलिए इसे सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है, इसीलिए इसे, क्योंकि ये सेवा बेच के पैसा कमाता है। तृतीय, तो अब सिंपल सी बात है, जो पहला काम करे, यानी कि कहने का मतलब प्राकृतिक से जो भी कोई चीज जुड़ी होती है, चाहे वो कृषि हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे मुर्गा पालन हो, यानी प्रकृति से जब कोई चीज प्राप्त होती है, यानी जहां से काम स्टार्ट होता है, कोई भी चीज जहां से शुरू होती है और उस क्षेत्र में जहां से वो शुरू होती है वहां पे जो मानव काम करता है, उस क्षेत्र को हम कहते हैं प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये गन्ना का काम कहां शुरू हुआ? खेतों से, यानी कृषि, यानी आप जो देखते हैं ये कृषि जो आप देखते हैं ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र है। आप देखते हैं खनन, ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र है। मुर्गा पालन, ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र है। मछली पालन, ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र है। यानी ये तमाम चीजें जो हैं इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर रखा गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज का निर्माण करोगे तो ये इसके बाद ही चालू होगी। कृषि मतलब खेती में आप कोई काम करोगे, अगर मान लो जी आपको माजा बनाना है तो पहले तो आप आम बनाओगे, तो आम कहां बने? खेतों में। यानी शुरू कहां से हुआ क्रिया? पहले किस क्षेत्र से शुरू हुई अर्थव्यवस्था? तो सब बोलोगे सब खेतों से। तो इसलिए कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, जहां से काम प्रारंभ होता है, जिस क्षेत्र से काम प्रारंभ होता है, काम चलना शुरू होता है अर्थव्यवस्था के लिए। क्योंकि अर्थव्यवस्था में
अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो पहले वस्तु बनाओगे तब तो आदान प्रदान करोगे। तो वस्तु बनना शुरू कहां से होता है? जिस क्षेत्र से, उसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। खनन, खनन का मतलब होता है जमीन के नीचे से जो भी सोना चांदी तांबा पेट्रोल डीजल जो भी निकलते हैं प्राकृतिक चीजें, उसे हम कहते हैं खनन। तो जो भी चीजें बनती है पहले खनन से उसको निकाला जाता है, इसलिए खनन को किस क्षेत्र में रखा है? प्राथमिक, मतलब प्रथम उस क्षेत्र से सामान बनना चालू होता है। मुर्गा पालन, मछली पालन, यानी जो भी प्राकृतिक से जुड़ी चीजें हैं उसको हम प्राकृतिक क्षेत्र में रखते हैं। अगर आपको परिभाषा लिखना है तो लिख लीजिए। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जहां मानव अपनी प्राथमिक क्रिया करता है, या जहां से अर्थव्यवस्था का जो विकास है, यानी अर्थव्यवस्था जहां से काम करना चालू करता है, यानी प्राकृतिक संसाधन वाले जो भी चीजें हैं जहां से इंसान डायरेक्ट रूप से प्रकृति से जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब कृषि, खनन, मुर्गा पालन, मछली पालन इत्यादि जो भी चीजें होंगी ये सारी की सारी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया द्वितीय क्षेत्र का मतलब क्या? प्राथमिक क्षेत्र से वो कोई सामान लाएगा और उसका रूप बदलेगा, उसको फिर बाजारों में बेच देगा। तो ये जो काम करता है ये कौन करता है? द्वितीय क्षेत्र, यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पे प्राथमिक क्षेत्र से वस्तु को लाया जाता है और मशीन और दूसरे चीजों की सहायता उसका रूप बदल के उसे बाजार में बेच दिया जाता है। जैसे गन्ना प्राथमिक क्षेत्र से आया और गन्ना को चीनी बनाया, तो ये चीनी कहां बनी? द्वितीय, इसको कहेंगे अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र। क्या कहेंगे? द्वितीय क्षेत्र। और चीनी बना के इसने बाजार में बेच दिया, तो ये काम कहां हुआ? द्वितीय क्षेत्र में। तो यानी सिंपल सी बात, अगर द्वितीय क्षेत्र की आप परिभाषा लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पे वस्तु को प्राथमिक क्षेत्र से लाकर उसका रूप बदल दिया जाता है और बाजार में उसको पहुंचा दिया जाता है बेचने के लिए। तो ये रूप बदलने वाला जो काम होता है इसे कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को हम विनिर्माण की क्रिया, हम विनिर्माण का क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे वस्तु को दोबारा निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। अगर तृतीय क्षेत्र की परिभाषा लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, तृतीय क्षेत्र का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसका उद्देश्य वस्तु को बेचना नहीं होता, सेवा देना होता है, सेवा देकर लाभ कमाना होता है, वो सारे के सारे तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये रेलगाड़ी, ये बस, ये ट्रेन सारे तृतीय क्षेत्र में, ये एरोप्लेन तृतीय क्षेत्र में। बताइए, आपको अगर पटना जाना है मान लीजिए, और यहां से जाना है पटना, तो बस में आप यहां चढ़ेंगे और पटना उतरेंगे, आपको बस वाले ने क्या दिया? कुछ दिया? केवल सेवा दिया, अपने बस से यहां से वहां पहुंचा दिया, और उसके बदले बस वाले ने पैसा कमाया कि नहीं कमाया? तो ये सेवा देके, जब कोई व्यक्ति सेवा देके पैसा कमाता है तो वो तृतीय क्षेत्र में आता है। जब व्यक्ति डायरेक्ट जहां से काम, यानी प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि कृषि, खनन, मुर्गा पालन, मछली पालन, इन चीजों से जुड़ा रहता है, तो ये सब चीजें कहां आती है? प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में आती है विनिर्माण की चीज, यानी जहां पे वस्तु को बनाई जाती है, फैक्ट्री जो होती है, कल कारखाने जो होते हैं, ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। देखिए, वैसे बेसिकली मेरा मूल मंत्र था कि कंसेप्ट आपको समझाना, और आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इकोनॉमिक्स के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल साइंस के, ज्योग्राफी के एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको एकदम बेसिक कंसेप्ट के साथ डालने वाला हूं मैं। इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप दूर बैठे हैं, क्योंकि अगला जो वीडियो मेरा आने वाला है वो मतलब उसमें मैं मूल जो क्वेश्चन है उनको कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, यानी ऐसे समझाऊंगा कि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में टैली करेंगे। ये बात मैं स्पष्ट बता देता हूं आपको। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आई होप, मुझे लग गया कि आपको ये पहला चैप्टर जो अर्थशास्त्र क्लास 10 का था वो आपको समझ में आ गया कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में क्या अंतर है, तो सिंपल सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्रिया होती है, द्वितीय क्षेत्र में मानव द्वितीय क्रिया करता है। प्राथमिक क्षेत्र में मुर्गा पालन, मछली पालन ये सब आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में फैक्ट्री, कल कारखाने आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वस्तु का निर्माण होता है और द्वितीय क्षेत्र में वस्तु का विनिर्माण होता है, यानी पहले वस्तु कहां बनती है? खेतों में, कल कारखाना, खेतों में, खनन में, मछली पालन, मुर्गा पालन, जो भी यहां वस्तु को पहले बनाया जाता है। अगर कोई पूछे आपसे दूध की डेयरी क्या है, तो दूध की डेयरी प्राथमिक क्रिया में, क्योंकि गाय को पाल के दूध निकाला जाता है। लेकिन जो मक्खन बनाने वाली फैक्ट्री है, जो पनीर बनाने वाली फैक्ट्री, वो किस में आएगी? आप बोलोगे सर वो तो आएगी द्वितीय, क्योंकि उसने दूध का रूप बदल दिया। ठीक है, और इन सबको सेवा जो देता है, यानी कि आदान प्रदान जो करता है, यहां से वहां सामान पहुंचाता है, वहां से वहां सामान पहुंचाता है, तो यह है तृतीय क्रिया। अब एक बात मैं और बता दूं आपको कि तृतीय क्रिया के बिना, यानी तृतीय क्षेत्र के बिना एक दूसरे क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्र काम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए इसने गन्ना उगाया और इसको फैक्ट्री तक ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, तब भी इसका गन्ना खराब हो जाएगा। या फिर इसने चीनी बनाई और सब कोई साधन इसको नहीं मिला, यानी किसी ने सेवा इसको नहीं दी, तो बाजार तक पहुंचाने के लिए तो चीनी यही खराब हो जाएगी ना। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि ये तीनों जो क्षेत्र हैं अर्थव्यवस्था के, उन तीनों क्षेत्र को आपस में मिलकर काम करना होता है। अगर एक दूसरे के काम से ये अलग हो जाएंगे तो अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाएगी, पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी।
यानी कहने का मतलब है कि अगर तीनों दोस्त में से अगर एक भी दोस्त पीछे हट जाता तो इनकी जो क्रियाएं होती वो पूरा कोई भी नहीं कर पाता। मान लीजिए ये बोलता कि मैं गन्ना नहीं उगाऊंगा तो ये चीनी नहीं बनाता, इसका काम भी नहीं चलता। अगर मान लीजिए ये उगाता और ये बोलता फैक्ट्री नहीं लगाऊंगा तो इसका ना गन्ना का चीनी बनता ना ये आदमी बाजार तक सामान पहुंचाता। यानी फाइनली अगर आप देख लें कि तीनों दोस्तों का होना जरूरी है, यानी अर्थव्यवस्था में तीनों क्रियाएं होना जरूरी है। और यानी ये भी समझ लीजिए कि अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को एक साथ काम करना जरूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है। अगली जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था के जो भी तमाम क्वेश्चन से सारे चैप्टर से 20-25 क्वेश्चन लूंगा और 20-25 क्वेश्चन मैं कहता हूं एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसी से आएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन को मैं रटाऊंगा नहीं, मैं इतने अच्छे से क्वेश्चन को समझा दूंगा कि आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से आप लिख सकते हैं। मैं अपने वीडियो में लिखाने वाला काम नहीं करता, मैं कहता हूं कि आप समझें और उसको लिखें, क्योंकि मेरा यही मकसद है। लिखना परिभाषा तो आपकी किताब में भी है, बुक में भी, आप वहां से भी रट सकते हो। मेन मेरा कंसेप्ट है समझाना। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन का मैं अलग क्लास बनाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने का तरीका बिल्कुल नया होने वाला है मेरे साथ। तो मिलते हैं कुछ अगले और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।